Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to machine learning. So this is our last lecture for now on the topic of perceptrons. इसके अंदर हम perceptron के learning algorithm की convergence का proof देखेंगे. So if you remember पिछले lecture के बिल्कुल आखिर में मैंने आपसे एक question पूछा था और उसमें मैंने आपको दो data set बनाकर दिखाए थे और आपसे पूछा था कि आपके ख्याल में कौन सा जल्दी converge होगा, किस केस में line fit करना जल्दी हो सकता है, किस में ज़्यादा देर लगेगी. आई होप कि आपने उसके बारे में सोचा होगा और आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे. दूसरी चीज़ इस लेक्चर से पहले जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो ये है कि प्रूफ अगरचे मुश्किल नहीं है लेकिन ये प्रूफ कुछ बैकग्राउंड नॉलेज मांग रहा है और वो बैकग्राउंड नॉलेज सारा हमने लेक्चर 1, 2 और 3 में कवर कर लिया है. सो लिहाजा इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स अबाउट एनीथिंग इन लेक्चर्स 1, 2 एंड 3 तो फिर मैं रिकमेंड ये करूँगा कि बेहतर है कि पहले आप वो कन्फ्यूजन्स वहाँ से क्लियर करके आएँ फिर ये लेक्चर सुने. वरना ये हो सकता है कि आपको ये मुश्किल लगने लगे या आप कंफ्यूज हो जाएं. ऑल्दो कि इसमें कोई ऐसी अगेन मैं रिपीट करूं कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. इट्स अ सिंपल प्रूफ बट इट्स बेस्ड ऑन सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट 3 लेक्चर वीडियोस ऑन द परसेप्ट्रॉन. ठीक है जनाब. सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स डू दिस. ये हमारे रेफरेंसेस हैं इस लेक्चर के लिए. इस लेक्चर को मैं कम्प्लीटली ये जो हमारा फर्स्ट रेफरेंस है डॉक्टर वाइनबर्गर के लेक्चर नोट्स मैं ये वहाँ से बेसिकली आई एम जस्ट extracting everything from there. So he has actually covered this in a whole lecture. एक उनका आई थिंक लेक्चर 5 के आखिर में ही starts it and लेक्चर 6 में उन्होंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है. If you have more time, I would certainly recommend that you should go and watch his lecture as well. He goes into very nice details and explains things very nicely. But if you don't have time, then I have extracted whatever we wanted for our purposes from that lecture. तो main reference आपका ये है. बाकी जो बाकी रेफरेंसेस नीचे दिए हुए हैं उसमें आपको इससे डायरेक्टली 2 और 3 रेफरेंस से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन जो आपका लास्ट रेफरेंस है अगेन दैट इज़ आल्सो वेरी यूजफुल इन दिस रिगार्ड. ठीक है. तो let's move on with this and then let's discuss more as we go on. ऑल राइट जी. सो ये आपका परसेप्ट्रॉन का एल्गोरिदम था जो हमने पिछली लेक्चर में कवर किया था. आई होप यू आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल विद इट नाउ. आपको सारी समझ है इसकी कि किस तरह से चल रहा है और ये क्या है. दिस वाज सम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एल्गोरिदम. ये भी हमने पिछली लेक्चर वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल में कवर किया था. नाउ व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन एट दिस पॉइंट इज़ टू फिगर आउट कि क्या हमारा ये परसेप्ट्रॉन का लर्निंग एल्गोरिदम क्या ये ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर इट इज़ गारंटीड टू कन्वर्ज टू अ सोल्यूशन. हम यहाँ एजम्पशन ये ले रहे हैं कि हमारा डेटा और ये हमारा डेटा सेट जो है वो लीनियरली सेपरेबल है विच यू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर नाउ फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस. So हमारा गोल ये है कि if a data set is linearly separable, the perceptron will find a separating hyperplane in a finite number of updates. That's what we are interested in showing. ये हम किसी तरह से यहाँ पे साबित करना चाह रहे हैं. और obviously if the data is not linearly separable, it will loop forever. ठीक है. तो ये जो पहली चीज़ है ये हमारा गोल है ये शो करना कि अगर linearly separable है तो फिर finite number steps में हम उस तक पहुँच सकते हैं. Right? इस चीज़ में जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम किसी तरह ये शो कर दें कि एल्गोरिदम मोनोटोनिकली प्रोग्रेस करता है टुवर्ड्स द करेक्ट सॉल्यूशन. सो इफ द एल्गोरिदम मोनोटोनिकली मेक्स प्रोग्रेस where each step size is greater than 0, then eventually it's going to reach the correct solution, right? एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में. तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी है जो हम इस पूरे प्रूफ में फॉलो कर रहे होंगे. अब हम करेंगे ये इस प्रूफ को करने के लिए कि हम बेसिकली कुछ एजम्पशंस लेंगे. वो एजम्पशंस ऐसी नहीं होंगी कि जो जनरलाइजेबल ना हो या जिससे कोई लॉस ऑफ जनरलिटी हो रही हो, बल्कि वो एजम्पशंस ऐसी होंगी जिससे हमारा कैलकुलेशंस और हमारा मैथ्स थोड़ा आसान हो जाएगा. तो हम कहीं वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर कर रहे होंगे और कहीं चीज़ों को यूनिट्स के अंदर कैद कर रहे होंगे. तो ये वो वाली एजम्पशंस हैं जिनको आप हमेशा अनडू कर सकते हैं बाद में जाकर, और जिस चीज़ को यूनिट किया था उसको बाद में सब कुछ करने के बाद वापस उसको रीस्केल करके उसकी ओरिजिनल साइज पर लेकर जा सकते हैं. तो इस तरह की चेंजेस पहले हम सेटअप करेंगे और सेटअप करने के बाद विल एक्चुअली स्टेट डाउन आवर थ्योरम एंड देन विल प्रूव द थ्योरम. ठीक है. इस केस में जो पहली चीज़ है वो डिफाइन होना जो ज़रूरी है. हमने कहा है कि शो दैट द एल्गोरिदम मोनोटोनिकली मेक्स प्रोग्रेस. तो हमें एक तो डिफाइन करना पड़ेगा कि ये प्रोग्रेस क्या होगी. दूसरा हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि करेक्ट सोल्यूशन क्या होगा. राइट. सो करेक्ट सोल्यूशन की कोई डिस्क्रिप्शन कोई डेफिनेशन देनी पड़ेगी. और दूसरा हमें इस प्रोग्रेस को डिफाइन करना पड़ेगा और इसकी मोनोटोनिसिटी को भी डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि अभी हम एक एक करके देखते हैं. So सबसे पहली चीज़ हम करेक्ट सोल्यूशन के बारे में एज्यूम करते हैं कि एज्यूम दैट वी हैव दिस आइडियल सोल्यूशन. वी हैव अ हाइपरप्लेन W star that separates the negative and positive examples.
तो ये W स्टार ऐसा है, ये हमारा it's one of the correct solutions. As we discussed before, in case of a perceptron, there is the hyperplane that separates the negative and positive examples is not unique, right? So it's one of them. So this is the hyperplane W star, जो कोई भी हो सकता है एक, it's a hyperplane that separates your negative and positive examples. इसको define कैसे करेंगे? We'll say that there exists a W star such that the product of yi x transpose W star is greater than 0 for all xi yi in the data set. इस चीज़ पे सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस करें। अब ये वही बातें हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आपको पिछले लेक्चर्स एक दफ़ा सुनकर आने पड़ेंगे। ये वही कंडीशन है जो वाई आई एक्स टी और डब्ल्यू स्टार की यहाँ पर लगी हुई है, जो कंडीशन हमने परसेप्ट्रॉन के एल्गोरिदम में यूज़ की थी। हमने ये कहा था, और बाय द वे वहाँ पर ये डब्ल्यू स्टार ट्रांसपोज इनटू एक्स था, यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज इनटू डब्ल्यू स्टार है। आप रिवीजन के लेक्चर में जाएंगे तो मैंने ये शो किया हुआ है कि हाउ दीज टू आर इक्वल इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट? तो हम यहाँ पर सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर वाई आई पॉजिटिव है और ये अंदर वाली चीज़ एक्स टी डब्ल्यू स्टार पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर ग्रेटर देन 0 होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। ये वो केस है जबकि आपका क्लासीफायर सही क्लासीफाई कर रहा है। सो जो सही हाइपरप्लेन है, जो आइडियल हाइपरप्लेन है, उसके लिए पूरे डेटा सेट के लिए ये शो किया जा सकता है कि ये वाली कंडीशन मीट हो रही है, right? So now hopefully this is clear to you that this is our correct solution. This is the ideal hyperplane W star that separates the negative and positive examples. So therefore इसके लिए ये exist करता है और इसके लिए ये product हमेशा greater than 0 रहता है for every point in the data set. ठीक है जी? Let's move on. All right जी. So एक और assumption जो अब इस point पर लेंगे और इसको अब एक एक करके बिल्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये करने लगे हैं कि सारे डेटा पॉइंट्स को और अपने नॉर्मल वेक्टर को, जो कि डिफाइन कर रहा है हमारे हाइपरप्लेन को, इन सबको हम स्केल करके और एक यूनिट सर्किल के अंदर फिट करने लगे। ठीक है, अच्छा क्यों कर रहे हैं? अगेन मैथ्स आसान करने के लिए। क्या कोई लॉस ऑफ जनरलिटी हो रही है? हरगिज़ नहीं। जो चीज़ें आप स्केल करके नीचे ला रहे हैं, जब आप पूरा का पूरा काम कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे, चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे, लीनियर हाइपरप्लेन ढूंढ लेंगे, तो वापस आप उनको आप स्केल कर सकते हैं। तो लिहाजा कुछ इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आपका मैथ्स आगे जाकर थोड़ा मैनेजेबल हो जाएगा, राइट? ऑल राइट। सो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हमने अपने W स्टार को, विच इज़ द नॉर्मल वेक्टर टू दिस हाइपरप्लेन, इस W स्टार को हमने बेसिकली यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। सो बेसिकली वी जस्ट डिवाइड इट विद इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट बिकम्स अ यूनिट वेक्टर, राइट? सो इसका मैग्नीट्यूड हमने जो है वो 1 कर दिया। सो बेसिकली इट लाइज एट द पॉइंट W स्टार, अगर हम इस वेक्टर को यूँ डिफाइन करें और ये पॉइंट W स्टार का है, तो इट लाइज ऑन द यूनिट सर्कल, राइट? और उसके बाद हमने सारे डेटा पॉइंट्स xi को भी स्केल किया। किस तरह स्केल किया? वी जस्ट टुक द मैक्स xi, वी जस्ट टुक द मैक्स ओवर ऑल i ऑफ xi, जो उसमें सबसे बड़ा था अपनी लेंथ में, उसको लिया और उसको डिनोमिनेटर में रख के सारे डेटा पॉइंट्स को उस पर डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो जो वो खुद था वो आ जाएगा 1 के ऊपर, और जो बाकी सारे जो उससे कम थे, बिकॉज ये मैक्स था, वो सब के सब 0 से 1 के बीच में आ जाएंगे। सो दैट्स वाई नाउ ऑल ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन और इक्वल टू 1 फ्रॉम योर ओरिजिन, राइट? और ये बीच में ओरिजिन क्यों है, ये वाली चीज़ भी आप अगर अपने रिविजन वाले लेक्चर को देख कर आएँ तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन शो कि हमारा हाइपरप्लेन जो है वो ओरिजिन को पास कर रहा। ठीक हो गया जनाब? तो होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, हमने सिर्फ इनको स्केल किया है और इस गोल दायरे के अंदर बंद कर दिया। अब हम एक दूसरा काम करने लगे हैं और इस काम की बड़ी लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। ये हमारे अगले लेक्चर्स तक हमारे साथ ये चीज़ जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि जितने डेटा पॉइंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके कुछ डिस्टेंसेस हैं हमारे हाइपरप्लेन के साथ, राइट? सो इस ब्लू पॉइंट दूर वाले का कुछ डिस्टेंस है और ये रेड पॉइंट का कुछ डिस्टेंस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबके कुछ ना कुछ डिस्टेंसेस हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने हाइपरप्लेन से जो क्लोजेस्ट पॉइंट है, सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट लग रहा है कि क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट पॉइंट का जो कि हाइपरप्लेन से क्लोजेस्ट है, उसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द हाइपरप्लेन। अब मैंने रिवीजन के लेक्चर में आपको ये ऑलरेडी पूरी तरह समझाया हुआ है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ हाइपरप्लेन, राइट? तो और जिसका हमें नॉर्मल मालूम हो और ये भी मालूम हो कि वो हाइपरप्लेन एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रहा है, जो हमारे केस में ओरिजिन है, राइट? सो जब ये सब कुछ मालूम हो तो बड़ी आसानी से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो ये हम डिफाइन करने लगे हैं और इसको हम कहने लगे हैं मार्जिन, और इसका हम नाम रख रहे हैं गैमा ऑफ द हाइपरप्लेन W स्टार, राइट? तो मार्जिन का क्या मतलब है? मार्जिन का मतलब ये है कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ द हाइपरप्लेन टू इट्स क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट ऑन आइदर साइड, जिधर भी वो क्लोजेस्ट मिल जाए, ये उस साइड का हमारा मार्जिन डिफाइन हो जाएगा।
और बेसिकली इसमें हमने ये साथ कह दिया है कि दिस इज सो गैमा इज बेसिकली द मिनिमम ऑफ सच डिस्टेंसेस। सारे के सारे पॉइंट्स से अगर आप डिस्टेंसेस निकालें तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको इससे पहले सिखा के लाया हूँ रिविजन वाले लेक्चर में कि हाउ वुड यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। सो द वे यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस इज दैट इट्स बेसिकली, सो दिस इज, लेट्स अज्यूम दिस इज पॉइंट xi. So this will just be the dot product, the magnitude of the dot product of this vector, जो कि हमारे ये वाला वेक्टर है, और योर नॉर्मल। इन दोनों का जब हम डॉट, और नॉर्मल एज यू नो कि इज अ यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों का जिस वक्त हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट हमें इस वेक्टर की लेंथ दे देगा, और हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे उस डॉट प्रोडक्ट का, जिससे हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, राइट। सो नाउ इफ यू रीड दिस एक्सप्रेशन, दिस इज सिंपली सेइंग गैमा is the minimum distance of any point from the hyperplane. So it's that distance. ठीक हो गया जनाब, where d is your data set and this is basically the definition of the distance. अगर कोई चीज़ समझ यहाँ तक नहीं आई है तो अपने आप को यहीं रुक कर कन्विंस करें, कोई भी कंफ्यूजन लेके आगे ना बढ़िएगा, क्योंकि आगे हमने इन चीज़ों को यूज़ करना है, ठीक है। और उस लेक्चर को आप रेफर कर सकते हैं रिविजन वाला, जहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ। ऑल राइट जी, so to summarize our setup up to this point, all inputs xi live within the unit sphere या unit circle, जिस तरह से भी आप dimensions में चल रहे हैं. There exists a separating hyperplane defined by W star, where W star is equal to 1, the length of W star being equal to 1, yeah, the magnitude of W star being equal to 1. That is, the W star lies exactly on the unit sphere. तो ये एक hyperplane हमारे पास हमें मालूम है जो ये define कर रहा है. And then gamma is the distance from the hyperplane to the closest data point. ठीक हो गया जनाब, सब लोग मेरे साथ हैं। और वो क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट xi है, कोई एक i के लिए जिसका हमसे डिस्टेंस क्लोजेस्ट ये है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। सो नाउ वी स्टेट आवर थ्योरम। So our theorem is that if all of the above holds, then the perceptron algorithm makes at most 1 over gamma square mistakes. So इसका क्या मतलब है कि हमारा perceptron algorithm converge कर जाएगा after at max 1 over gamma square mistakes. आपको याद होगा कि हम m mistakes काउंट किया करते हैं, हर दफ़ा में मिस्टेक्स काउंट किया करते हैं। तो यानी कि इतनी एडजस्टमेंट्स, जो जितनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स करेगा ये टू द हाइपरप्लेन before every data point is classified correctly, that has an upper bound of 1 over gamma square, where gamma is the distance of the hyperplane from its closest data point. ठीक है, अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा बेशक वीडियो पॉज करके इन सारे पॉइंट्स पर गौर भी करते जाएं। ये हमारी थ्योरम है जिसको हमने प्रूव करना है। अगर हम इसको प्रूव करने में कामयाब हो जाएं तो हम ये शो कर देंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम है दैट कन्वर्जेस इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। ऑल राइट, सो उस प्रूफ को करने के लिए अब हम ये दो एक्सप्रेशंस ले रहे हैं और इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो मैं अब करने लगा हूँ कि हम ये शो करेंगे। अब ये वो वाली मैंने आपको शुरू में कहा था ना, स्ट्रेटजी हमारी होगी कि हम किसी तरह से प्रोग्रेस शो कर सकें, कि हमारी अपडेट के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम अपने हमारा W वेक्टर W स्टार वेक्टर के करीब पहुंच जाता है। सो अब ज़रा समझ लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए मैं ये ऊपर ड्रॉ करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए ये मेरा आइडियल हाइपरप्लेन है जो कि बिल्कुल परफेक्टली चीज़ों को जो है वो क्लासिफाई कर रहा है। और करेंटली मेरा हाइपरप्लेन जो है वो फ़र्ज़ कीजिए कि वो इधर जा रहा है। This is my current W, which means कि my hyperplane is positioned something like this, right? So ideally क्या होना चाहिए कि जब perceptron का algorithm चले तो ये इधर से या इधर से किसी तरफ से घूमता 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 ultimately W और W star एक दूसरे से arbitrarily close हो जाए, यानी उस तक पहुंच जाए या उस पर अप्रोच करने लगे, उसके इतना करीब पहुंच जाए कि बिल्कुल उसके साथ हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ अगर हम शो कर सकें कि with every step of the perceptron algorithm we get closer and closer to this, then we can show कि हमारा algorithm एक finite number of steps के अंदर इस तक पहुंच जाएगा, right? With every step इसकी तरफ हम एक नॉन जीरो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। सो मोनोटोनिकली वी आर मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोग्रेस कैसे शो होगी? हमें मालूम है कि हमारे पास एक टूल मौजूद है जो कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का टूल है,
और जो कि बेसिकली हम ट्रांसपोज की फॉर्म में भी लिखते हैं। वो डॉट प्रोडक्ट का टूल हमारे पास, ये हमें मालूम है कि इट्स लाइक द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंड वी नो दैट दिस नंबर जब ये बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे तो इट्स गोइंग टू गिव अस द हाईएस्ट वैल्यू। सो जिस वक्त W यहाँ कहीं आ जाएगा और W स्टार लाइन अप हो जाएंगे तो इट्स गोना गिव अस अ हाई वैल्यू, और जब ये एक दूसरे से दूर चलते चले जाएंगे तो इट्स गोना गिव अस अ लो वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम किसी तरह ये शो कर दें कि हमारा प्रोडक्ट W ट्रांसपोज W स्टार increases with every step of the algorithm, तो देन इट मीन्स कि हम अपने गोल के करीब हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला हो सकता है, वो मसला ये हो सकता है कि हो सकता है कि ये एंगल ना बदल रहा हो सकता है ये इसके करीब ना हो रहा हो, बल्कि ये हो सकता है कि ये बड़ा होता जा रहा हो। हर स्टेप के साथ जो है ना हमारा W बड़ा होता जा रहा है, हम W को स्केल अप कर रहे हैं। इस सूरत में भी जो आपका ये वाला प्रोडक्ट है W ट्रांसपोज W स्टार, इस सूरत में भी ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, इस सूरत में भी ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन ये तो अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब कि हम अपने सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, फिर भी ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं? इसको कैप्चर करने के लिए वी कैन फाइंड दिस सेकंड एंटिटी W ट्रांसपोज W, which is essentially finding the magnitude of the same vector। ठीक है, तो अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो अगर हम इस एंटिटी को भी साथ साथ देखें और ये ना बढ़ रही हो, यानी देखें अगर ये सेकंड सिनेरियो होगा कि ये वेक्टर लंबा हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये वाली एंटिटी भी बहुत तेजी से बढ़ेगी, और ये एंटिटी जो है ये भी बढ़ रही होगी और ये भी बढ़ रही होगी, ये दोनों बढ़ रही होंगी। लेकिन अगर ये फर्स्ट वाली तेजी से बढ़ रही है और ये सेकंड वाली तेजी से नहीं बढ़ रही, बल्कि चाहे स्लोली बढ़ रही है या एटलीस्ट उससे स्लो बढ़ रही है, तो देन इट मीन्स कि हम एक प्रोग्रेस कर रहे हैं, मोनोटोनिक प्रोग्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स आवर गोल W स्टार। ठीक है जी, होपफुली ये वाली चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर है। तो अब ये दोनों एंटिटीज़ की प्रोग्रेस को हमने किसी तरह से शो करना है कि वो प्रोग्रेस क्या है, और उसको शो करने के लिए हम दो पॉइंट्स को एज्यूम करने लगे। दो फैक्ट्स हैं जो हमारे सिस्टम के बारे में, एजम्पशंस तो नहीं है, फैक्ट्स हैं जिनको हम स्टेट करने लगे। सो द फर्स्ट फैक्ट इज that this entity yx transpose W is less than or equal to 0। ठीक है, ये हमें मालूम है कि ये ट्रू है। ये बात क्यों ट्रू है? W हमारा ये वाला नॉर्मल वेक्टर है उस हाइपरप्लेन का जिसने अभी एडजस्ट होना है, जिसने अभी सही जगह जाना है, और ये जिस पॉइंट के ऊपर हम आकर बात कर रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे अपडेट हो रही है। तो अपडेट तो होगी ही सिर्फ उस वक्त जिस वक्त मिसक्लासिफाइड कोई चीज़ हुई है, और जब कोई चीज़ मिसक्लासिफाई होती है तो हमने ये ऑलरेडी देखा था कि y का और इस एंटिटी का साइन ऑपोजिट हो जाता है। जब इनका साइन ऑपोजिट हो जाता है सो द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज अ नेगेटिव नंबर विच इज और जीरो, जिस केस में आपका W जीरो है। तो दिस ऑलवेज होल्ड्स फॉर W। However, if we ask the same question about W star, जो हमारा आइडियल वेक्टर है, जो कि पहले ही सही जगह पोजीशन हुआ है, सेपरेटिंग हाइपरप्लेन है, इसके केस में दिस एंटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। वी नो कि ये अगर नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, और ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, और हमेशा होगा, सारे पॉइंट्स के लिए होगा। दैट्स द वेरी डेफिनेशन ऑफ दिस पॉइंट जो हम पीछे करके आए हैं। ठीक है, सो दीज टू फैक्ट्स होल्ड, राइट। अब इन दो फैक्ट्स को यूज करते हुए लेट्स ट्राई टू शो ये जो ऊपर वाली दो क्वांटिटीज हैं W ट्रांसपोज W स्टार एंड W ट्रांसपोज W, इनके ऊपर क्या असर होता है जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं, यानी जैसे जैसे W बिकम्स W प्लस वाई एक्स, ये हमारा प्रोग्रेस का स्टेप था। जब ये स्टेप होता है तो क्या होता है? बेसिकली करेंगे हम क्या, ये W प्लस वाई एक्स को उठाकर यहाँ पर W में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और W प्लस वाई एक्स को उठाकर यहाँ पर W में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर देखेंगे कि इस ओरिजिनल के साथ इसमें क्या रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। Alright जी, so first let's consider the effect of an update on W transpose W star। So हमने अब W transpose के अंदर W की जगह W plus y x रख दिया, so ये W plus y x यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम इसको खोलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। So this is W transpose into W star, so W transpose W star ये वो ओरिजिनल क्वांटिटी है, plus so that's encouraging, plus y because it's just a number minus 1 या plus 1 x ट्रांसपोज W स्टार, सो y x ट्रांसपोज W स्टार। सो कोई चीज़ प्लस हो रही है, अब सिर्फ ये शो करना है और ये देखना है कि ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ज़रा ऑब्जर्व कर लें। हम अभी देख कर आए हैं कि फॉर W स्टार दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन
जीरो, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट ग्रेटर देन जीरो। ये चीज़ हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी बिकॉज हमारा आइडियल जो हाइपरप्लेन है वो हमेशा इसको फुलफिल करेगा। अगर y नेगेटिव है तो अंदर की चीज़ भी नेगेटिव है, और y पॉजिटिव है तो अंदर की चीज़ भी पॉजिटिव है, राइट? वी नो दैट। द सेकेंड थिंग दैट यू शुड ऑब्जर्व एट दिस पॉइंट इज कि आपके पास ये बीच में जो चीज़ पड़ी हुई है ना, this thing is basically the distance of the point x from your hyperplane w star. So ये आपके ये point x का distance है जो आपके hyperplane के साथ है, right? क्या हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं कि इस distance के बारे में हम कुछ जानते हैं? So we already know that the minimum distance of our hyperplane, from any point in our data set is given by gamma. So that means कि ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है xt w star, अब हमें मालूम है कि ये y तो 1 है ना, तो लिहाजा इसकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। This xt w star is the distance of a point x from the hyperplane w star. So अगर minimum distance gamma है तो लिहाजा this whole thing should be greater than or equal to, closest point के केस में equal, बाकी केसेस में greater than this entity, right? क्लियर हो गई जी ये बात? तो लिहाजा हमें ये समझ में आ गया कि हर स्टेप के अंदर जो हम कम से कम प्रोग्रेस करेंगे वो प्रोग्रेस हमारी गैमा के बराबर होगी, ठीक है? ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नीचे लिखी हुई भी है कि हमें मालूम है कि y x ट्रांसपोज w star is greater than 0 because w is a separating hyperplane, ये हमने पिछली स्लाइड में कहा था। and then for w star the distance from the hyperplane defined by w star to x must be at least gamma, which is the distance to the closest point, right? तो ये चीज़ हमें मालूम है, ये वाली एंटिटी हमें मालूम है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश किया कि फॉर ईच अपडेट w ट्रांसपोज w स्टार ग्रोज बाय एट लीस्ट गैमा। सो हमें वो जो हमने कहा था ना प्रोग्रेस शो करनी है, उसका पहला स्टेप हमने शो कर दिया कि इसका मतलब है दिस इज encouraging, दिस w स्टार इज ग्रोइंग, सो दैट मीन्स w इज गेटिंग क्लोजर एंड probably, so two possibilities रह गई, या w इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, रोटेट होता हुआ w के पास आता चला जा रहा है, या फिर w ग्रो करता चला जा रहा है, w बड़ा हो रहा है। ये हमने अभी पिछली दफा पीछे अभी हम ये दो पॉसिबिलिटीज देख के आए हैं, दिस इज योर w स्टार एंड दिस इज योर लेट्स से w। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं इसके ग्रो करने की कि या तो ये यूं मूव कर रहा है और या फिर ये इस तरह से बड़ा होता जा रहा है। और अब हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि दिस इज नॉट द केस बट देन द रिमेनिंग केस इज द अदर वन, राइट? ये हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। So now let's look at this second entity, W transpose W, which essentially captures the length of the vector itself, ठीक है? क्या हम इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो अब हम इसमें W की जगह पर इनपुट कर देंगे प्रोग्रेस को। So the progress is W plus yx, so इसको यहाँ पर भी हमने कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया, और उसके बाद सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। So we have WTW which is the original thing प्लस ओ गॉड, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, इसका मतलब है इसमें भी कोई प्रोग्रेस है। तो अब ये शो करना पड़ेगा कि इसकी जो प्रोग्रेस है वो किस हिसाब से हो रही है और कितनी हो रही है, ठीक है? अच्छा, ऑल राइट। सो अब ये जो बीच की दो एंटिटीज हैं इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज वाई w ट्रांसपोज x एंड दिस इज वाई w x ट्रांसपोज, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि इन दो चीज़ों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इनको इक्वेट करेंगे और ये दोनों सम अप हो जाएंगे, एंड दिस इज वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर के बारे में क्या हमें कुछ मालूम है? तो वाई स्क्वेयर हमेशा 1 होगा, राइट? सो वाई अगर -1 है तो -1, और अगर 1 है तो 1, राइट? एंड देन x ट्रांसपोज x, इसकी बात हम अभी करते हैं कि हम x ट्रांसपोज x के बारे में कुछ कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ऑल्दो कि आपको ऑलरेडी मालूम है क्या कह सकते हैं, बट लेट मी जस्ट कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म फर्स्ट। सो हमारा ये w ट्रांसपोज w वैसे ही आ गया, ये ऊपर वाली एंटिटी को हम कन्वर्ज कर आपस में जोड़कर, सो 2y w ट्रांसपोज x बन गया, एंड देन यू हैव दिस y स्क्वेयर x ट्रांसपोज x, और इसके बारे में हम क्लेम ये कर रहे हैं कि दिस होल थिंग इज लेस देन और इक्वल टू, ये नीचे से बाउंडेड है। पिछले वाले में हमने क्या शो किया था? हमने ये कहा था कि ये या इससे ज्यादा प्रोग्रेस होगी, ये हम कह रहे हैं यहाँ पर ये या इससे कम इंक्रीज होगा इस वाली पर्टिकुलर चीज के अंदर हर स्टेप में, राइट? तो अब यहाँ पर हम क्या रहे हैं कि इसमें प्रोग्रेस जो होगी वो मैक्सिमम प्रोग्रेस जो है वो 1 हो सकती है। अब ये हम कैसे कह रहे हैं? सबसे पहली चीज तो आप इस एंटिटी को देखें, क्या आप इसको जानते हैं? इस एंटिटी को अभी 2 स्लाइड्स पहले आप देख कर आए हैं कि हमें मालूम है कि हमारा W में एरर आया है, तभी हम इस अपडेट करने के लिए आए हैं। सो लिहाजा ये WTX का साइन और इस Y का साइन एक दूसरे से डिफरेंट है, लिहाजा जब इन दोनों का साइन डिफरेंट होगा सो दिस होल थिंग वुड बी
लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो लिहाजा ये तो लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसका तो कोई असर है ही नहीं, इसको तो साइड पे कर लें। y का भी कोई असर नहीं है हमारे पास, y हमारा 1 है, लिहाजा उसका भी हमने सारे का सारा असर ख़त्म कर दिया। अब रह गया x ट्रांसपोज x। x क्या था? x हमारा वेक्टर है जो कोई भी पॉइंट तक, हमारे ओरिजिन से लेकर किसी भी पॉइंट तक बना हुआ है। एज वी नो कि हमने सारे के सारे पॉइंट स्केल कर दिए थे 0 से 1 के बीच में, लिहाजा इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है जो उसके ऊपर अपर बाउंड है वो 1 की है। सो लिहाजा दिस होल थिंग वुड बी बिटवीन 0 एंड 1, वुड बी बिटवीन 0 एंड 1, ये उसके बीच में आ जाएगी, ये उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये वाली एंटिटी ने तो अपना असर खो दिया, इसका तो कोई काम नहीं था, ये सिर्फ इफेक्टिव है और ये मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। तो लिहाजा दिस होल थिंग इज देन बाउंडेड on one side, bounded on the upper side by this expression। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फैक्ट्स मैंने ऊपर स्टेट किए हैं वो ये है कि ये वाली पूरी की पूरी चीज़ जो है वो लेस देन 0 है, ये वाली पूरी की पूरी चीज़ जो है बिटवीन 0 एंड 1 है, राइट। आई एम सॉरी आई मिस दी लेस देन और इक्वल टू हियर। सो ये पूरी की पूरी चीज़ बिटवीन 0 एंड 1 है, ठीक है, बिकॉज y स्क्वायर इज 1 एंड वी नो दैट x ट्रांसपोज x इज लेस देन इक्वल टू 1, बिकॉज उसके बाद अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो जाहिर है हम हर चीज़ को पहले ही 1 के अंदर ला चुके हैं, तो होपफुली you're फॉलोइंग कि किस तरह से जो है ये मैग्नीट्यूड, बाय द वे देयर शुड बी अ ब्रैकेट हियर, सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ x जो है वो हमेशा बाउंडेड है बाय 1। सो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हमने शुरू में स्केलिंग कर दी थी और हमने ये कहा था कि हमारे सारे पॉइंट xi जो हैं वो इस यूनिट सर्कल के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो लिहाजा x जहाँ भी कहीं लगे हुए हैं, ये हमारा लेट से ओरिजिन है, तो x हमारे जहाँ कहीं भी लगे हुए हैं, ये हमारा सेपरेटिंग हाइपरप्लेन है, तो ये सब के सब 1 से नीचे हैं, तो लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ हमने क्या शो किया? यहाँ हमने ये शो किया, एंड लेट मी बेसिकली रब दिस बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने शो यहाँ पर ये किया है कि फॉर ईच अपडेट दिस WTW ग्रोज बाय एट मोस्ट 1। सो ये ग्रो तो करता है लेकिन इसकी मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो 1 है, ठीक है। तो इसकी बाउंडेड ग्रोथ हमें पता है, दूसरे वाले केस में हमें मिनिमम ग्रोथ के ऊपर हमने लिमिट लगाई हुई है और उससे ज़्यादा ही ग्रोथ होगी। सो लिहाजा नाउ वी कैन पुट दीज things together and move towards our final conclusion. Alright, so based on the discussion so far, now we are in a position to put it all together and finally try to prove our theorem. So हम assume करते हैं कि हमारा perceptron का algorithm चल रहा है और वो updates करता जा रहा है, हमारे hyperplane को adjust कर रहा है. So after m updates, the following two inequalities must hold. The first one is that W transpose into W transpose into W star is lower bounded by this entity m gamma. ये कैसे हमें मालूम है? हमें मालूम है कि किसी भी एक iteration के लिए, किसी भी एक update के लिए हमने अभी prove किया था कि this W transpose W star is greater than or equal to gamma, right? So then for m updates, it must be greater than or equal to m gamma. Gamma gamma रहा तो this is m gamma equal to m gamma, otherwise it's greater than m gamma. And we also know that हमने ये show किया था कि for one update this entity is upper bounded by 1. So for m updates this entity is upper bounded by m. Now we just want to show a relationship between this m and m gamma. So let's try to do that. So we just take this one और इसको सिर्फ हमने उल्टा करके लिख दिया या सीधा लिख दिया. So m gamma is less than or equal to W transpose W star. So now let's try to solve the right side. राइट साइड के ऊपर हम दो चीज़ों का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. सो उस इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन निकाल रहे हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स W एंड W स्टार, जिसको हमने ऊपर मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा हुआ था, नीचे हम सिंपल उसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं. सो इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स cos theta, where theta is the angle between the two vectors. We also know that W star, the magnitude of W star is 1 because it's a unit vector. Therefore this whole thing becomes W cos theta. ठीक है, साथ हैं आप लोग मेरे? अगर कहीं पे कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही हो तो पॉज करके अपने आप को कन्विंस करें, फिर आगे बढ़ें. ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस इट फॉलोज, अगर आप cos थीटा पे थोड़ा सा गौर करें तो कैन वी फाइंड एन अपर बाउंड ऑन दिस एक्सप्रेशन? cos थीटा मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकता है? सो मैक्सिमम क्या वैल्यू ले सकता है? So we know from the definition of cos theta कि इसने maximum value इससे बड़ी नहीं लेनी. That means कि this whole expression is upper bounded by the magnitude of the vector W. राइट, जब इसने 1 की वैल्यू लेनी है तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी इसकी वैल्यूज उससे कम होंगी. राइट, सो दिस वेक्टर W, अगर W का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो हाउ डू आई डू दैट? आई टेक द इनर प्रोडक्ट एंड द अंडर रूट ऑफ दैट,
and I do exactly that. So we take the inner product, और अब again हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, आप w डॉट w भी लिख सकते थे. So ये inner product हमने यहाँ पर लिया और इसको अंडर रूट ले लिया. Do we know this quantity? Have we seen this quantity anywhere? ये कहीं हमने देखा है? ये ऊपर हमें कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है. So इसको हम simply यहाँ substitute कर देते हैं. Right? So now we just put this all together from the first line here and from this last line here. We know that this m gamma is less than or equal to under root m. ठीक है जी, ठीक है. So we're showing that m gamma is less than or equal to under root m. ठीक है. इसको हम further क्या expand कर सकते हैं? So we just take the square on this. So this is m square gamma square is less than or equal to m. And then we move on from there. solve कर सकते हैं और या इसको हम m के लिए भी solve कर सकते हैं. अगर हम इसको m के लिए solve करेंगे तो we'll be basically showing an upper bound on the number of updates before the algorithm converges, and that's exactly what we do, and this comes out to be m is less than or equal to 1 over gamma square, जो हम करने के लिए निकले थे, जो हमारी थ्योरम थी. So what we have shown at this point is कि अगर हमारा डेटा लीनियरली सेपरेबल है, जिसकी बेस पे हमने अजम्पशन ली थी कि देयर इज एन आइडियल हाइपरप्लेन W स्टार जो कि उसको सेपरेट कर सकता है, अगर हमारा डेटा लीनियरली सेपरेबल है तो देन द नंबर ऑफ अपडेट्स रिक्वायर्ड टू बाय द लर्निंग एल्गोरिथम to converge to that ideal solution is a finite number, is bounded by a finite number. And here we actually see that upper bound, and it's that upper bound is basically 1 over gamma square, where gamma is the distance of your hyperplane to its closest point data set, right? अच्छा, अब वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, ये हमारा प्रूफ तो मुकम्मल हो गया. So the number of updates is upper bound by is bounded from the above by a constant given a data set, right? अब वो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि दो आपको मैंने डेटा सेट दिखाए थे, अगर आपको सवाल भी पता नहीं याद होगा या नहीं. सो मैंने आपको दो डेटा सेट दिखाए थे और मैंने कहा था कि जी एक डेटा सेट हमारा ये है और दूसरा डेटा सेट हमारा लेट्स से ये है, और मैं इसमें दूसरे कलर के साथ दूसरी चीज़ें भी बना देता हूँ. एक डेटा सेट कुछ इस किस्म का है और दूसरा डेटा सेट कुछ इस किस्म का है. linearly separable भी रहेगा या नहीं, तो let me just in my excitement I probably just put the points too much together. So ये हमारे दो data sets हैं. So given these two data sets, कौन सा जल्दी किस में हमें hyperplane जल्दी मिल जाएगा separating, और क्या आप इस equation को देख के अब अपना आंसर कर सकते हैं? And you can probably answer very easily कि इस वाले केस में बहुत जल्दी हमें मिल जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है, मार्जिन्स बड़े हैं, और मार्जिन्स बड़े होने की वजह से ये वाला नंबर m छोटा होगा बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस. तो ये नंबर छोटा होगा, लिहाजा हमें जल्दी मार्जिन मिल जाएगा, विच इज़ ऑल्सो इंट्यूटिवली ऑब्वियस. इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पर एक लाइन रखना किसी जगह कितना मुश्किल काम है. लाइक यू कैन फाइंड दिस, यू कुड फाइंड दिस, यू कुड फाइंड दिस, यू कैन फाइंड एनी वन ऑफ देम. बाय द वे दीज आर प्रॉब्ली द स्ट्रेटेस्ट ऑफ लाइन्स दैट आई हैव एवर पुल्ड ऑफ इन दिस सेमेस्टर. लेकिन अगर यहाँ पे करना है तो यू हैव टू समहाउ फिट, और ये मेरा इतना अच्छा नहीं बना, सो you have to like fit a line right in between there. So इतनी सी जगह के अंदर आपने उसको लाइन को फिट करना है. So that means कि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होंगी, आहिस्ता मूव करते वो अपना वो पॉइंट ढूंढेगा जहाँ पर वो एग्जैक्टली सेपरेटिंग प्लेन उसको मिल रहा होगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको होपफुली क्लियर हो गई. जिनका भी आंसर अब आप देने के काबिल हो गए जब आपको मैंने खुद बता दिया. एक चीज़ यहाँ पर हमने बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ी है. सो परसेप्ट्रॉन का हमारा टॉपिक अब खत्म हो गया. एक चीज़ हमने यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ी है कि परसेप्ट्रॉन इन सारे के सारे सॉल्यूशंस के अंदर कोई प्रेफरेंस नहीं रखता. वो कहता है कि बस एक हाइपरप्लेन होना चाहिए और सेपरेटिंग होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कहता कि इनमें से कौन सा हाइपरप्लेन ज़्यादा अच्छा है या कौन सा हाइपरप्लेन मैं लूँगा. वो किसी भी हाइपरप्लेन को जो उसे पहला मिलेगा वो आपको उठा के रिटर्न कर देगा. लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अमंग्स दीज हाइपरप्लेन्स, लेट्स अज्यूम कि मैं कहता हूं कि इनके कोई अपने यूनिट वेक्टर्स हैं, लाइक लेट्स से दिस इज ए यूनिट वेक्टर, इसका बी यूनिट या आई मीन नॉर्मल वेक्टर, इसका सी नॉर्मल वेक्टर. सो ये ए बी सी मेरे 3 प्लेन्स हैं. इन 3 प्लेन्स में से सबसे अच्छा कौन सा है? क्या ए अच्छा है, बी अच्छा है या सी अच्छा है? अगर आपके ख्याल में बी अच्छा है, जो कि मोस्टली शायद आप आंसर करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है और इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों डेटा सेट्स के,
तो then ask yourself the reason for why you're saying that. You're right, but why are you saying this? One of the reasons that we can think of is कि ये वाला hyperplane C इस data point से बहुत करीब से गुजर रहा है. That means कि इससे बहुत मिलता जुलता data point, remember your KNN, अगर यहाँ पर आएगा तो ये इसको misclassify कर देगा. So लिहाजा हमारा किसी तरह से ये गोल भी होना चाहिए कि हमारा hyperplane बिल्कुल इनके बीच में और इनसे इन सारे पॉइंट से कोई डिस्टेंस को बैलेंस करके रखा हुआ हो, राइट? अभी मैं इसको बिल्कुल फॉर्मल नहीं करना चाह रहा. आई वांट टू से इट इनफॉर्मली कि अगर मैं ये सारे के सारे क्लोजेस्ट पॉइंट के साथ डिस्टेंसेस डिफाइन करूं तो मुझे कोई ऐसी बाउंड बनानी चाहिए कि मैं दोनों साइड्स पर इन डिस्टेंसेस को किसी तरह से मैक्सिमाइज कर रहा हूं. इन डिस्टेंसेस को हमने ऑलरेडी इनके नाम आपके साथ अभी बात की थी, इनको हम मार्जिन्स कहते हैं जो कि मार्जिन्स को मैक्सिमाइज करते हैं. दीज आर एक्चुअली देयर इज अ क्लास ऑफ क्लासिफायर्स कॉल्ड द मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर्स, जिसके अंदर एक फेमस वन इज द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स. हम सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पे थोड़ी सी बात करेंगे. हम उसकी इतनी बात जरूर कर लेंगे कि नाउ दैट वी आर इन एन आइडियल पोजीशन टू स्विच ऑन टू सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, एटलीस्ट आपको ये समझ में आ सके कि जो ये काम अधूरा रह गया था कि आपको परसेप्ट्रॉन सेपरेटिंग हाइपरप्लेन दे देता है लेकिन नॉट प्रॉब्ली द बेस्ट वन, क्या वो बेस्ट वन ढूंढने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म है? एंड द आंसर इज यस, है. और उसके लिए हमारे पास पूरी क्लास ऑफ एल्गोरिथम्स हैं. तो आगे जाकर अब हमने उस मैकेनिज्म देखना है कि वो किस तरह से होता है एंड हाउ वी कैन फाइंड अ सेपरेटिंग हाइपरप्लेन between these data points which is at a maximum distance or which maximizes the margins on both sides. ठीक है जनाब, thank you so much. Inshallah, see you soon.